चलो आज शुरू करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए संविधान में क्या क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। मतलब मंत्री परिषद की स्थापना, उसकी क्या सदस्य संख्या, क्या क्या चीज़ें संविधान में मंत्री परिषद से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको दो आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, आर्टिकल 74 और 75। 74 के अंदर क्या कहा गया है? आर्टिकल 74 हमने प्रेसिडेंट के टाइम में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना, टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट अपना कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता है, उसको अपना हर कार्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करना होता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 75 है उसमें मंत्रियों से रिलेटेड दूसरे प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था लेजिस्लेटिव कंट्रोल। जब हम पढ़ रहे थे उस दौरान हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा था। ठीक है ना, जिसमें ये था कि अगर लोकसभा में, ठीक है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है किसी भी एक मंत्री के लिए भी, तो भी, और अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है किसी एक मंत्री के लिए, तो भी पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो वो आर्टिकल 75 था, अगर आपको अभी याद हो तो। ठीक है, आर्टिकल 75 में ही प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने की बात भी उसी में कही गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो दूसरे मंत्री परिषद के जो सारे मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर, अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कर कौन रहा है? नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन अनुशंसा या मर्जी किसकी चलेगी? प्रधानमंत्री की चलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि पहले क्या था कि जो मंत्री परिषद का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था। ठीक है, 80-90, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट, जो गठबंधन की सरकारें होती थी उस दौरान, उस कारण से मंत्री परिषद का साइज़ बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता था। ठीक है, क्योंकि सारी पार्टियों को खुश रखने की जद्दोजहद रहती थी। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। ठीक है, 2003 अटल बिहारी जी की जो सरकार थी उस दौरान एक संविधान में संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर ये फिक्स किया गया कि जो मंत्री परिषद की जो साइज है, उसकी जो मेंबरशिप है वो 15% ऑफ हाउस, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। तो राजस्थान की जो सरकार होगी उसकी जो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी साइज 200 का 15%, मतलब कितना हुआ? 30। तो 30 से ज़्यादा इंक्लूडिंग सीएम नहीं हो सकती। ये संविधान में ही हमने मंत्री परिषद की साइज को फिक्स कर लिया ताकि बहुत ज़्यादा उसको बड़ा न किया जाए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि कुछ मंत्रियों के बारे में जो कुछ मेन फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। कि एक तो है, मंत्री जो है वो अपना जो ऑफिस है उसको होल्ड करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? जैसे सांसद जो है, ठीक है, सांसद की टर्म ऑफ ऑफिस तो 5 साल होती है। ठीक है ना, वो 5 साल तक सांसद रहेंगे, लेकिन हर सांसद मंत्री नहीं हो सकता। जब उसको मंत्री नियुक्त किया गया है तो कोई भी टर्म फिक्स नहीं है कि साहब अब ये एक बार मंत्री बन गए तब ये 5 साल तक यही मंत्री रहेंगे। नहीं, जब तक राष्ट्रपति का प्लेजर है तब तक वो रहेंगे। हालांकि ये बात सिर्फ संविधान में कहने के लिए कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जबकि अगर हम इसको रियल मीनिंग में देखें तो ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब चाहे क्या कर सकता है? उसको हटा सकता है, उसको बोल सकता है कि आप रिज़ाइन करो, और अगर वो रिज़ाइन ना करे तो उसके पास ये हथियार होता है कि वो राष्ट्रपति को कहेगा कि राष्ट्रपति जी इस मंत्री को आप पद से हटाइए। ठीक है, लेकिन अगर कभी एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, कि अ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द
ठीक है। 5 ईयर टर्म, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाए। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ही उसका आंसर होगा, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दिस इज आर्टिकल 75। यही है लोग जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल अवधारणा है वो यहाँ से है कि पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। आपको डायरेक्ट जाने लोकसभा, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पार्लियामेंट देखोगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, पार्लियामेंट तो फिर और ज़्यादा मतलब वो हो गया ना, मिला जुला स्वरूप। लेकिन आर्टिकल 75 एग्जैक्ट कहता है कि वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब कि अगर इवन एक जने की कोई गलती है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो पूरी की पूरी नाव डूबेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, कई बार जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई रेल का कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो रेल मंत्री जो होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो कई बार उनकी पीछे की वो कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कई कारण यही होते हैं कि कहीं कोई इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए, एक मंत्री अगर पारित हो गया एक के पीछे तो फिर सारी की सारी मंत्री परिषद कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। इनको जो शपथ है, कौन सी शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ठीक है ना। 2 तरह की शपथ जो इनको दिलाई जाती है वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और एक और चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति को मंत्री परिषद का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो विदिन 6 महीने उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता को हासिल करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया था तो ही शैल बी सीज टू होल्ड द ऑफिस, ठीक है। देन आता है नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर। हाँ जी, इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक है जो हमारा संविधान का संशोधन हुआ था 42 एंड 44, ये सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। आगे जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारियों में भी जाएंगे तब 42वां और 44वां, 42वां तो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसने काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप भी बदला, ठीक है। तो उसके अंदर क्या किया है उन्होंने, उसके अंदर इन्होंने एक काम कर दिया कि साहब जो भी एडवाइस, जो भी राय सलाह मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी उसको बाइंडिंग कर दिया, मतलब राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। क्योंकि ये वाला जो संविधान संशोधन ये ऑलमोस्ट वो इंदिरा गांधी और उस समय की बात है जब इमरजेंसी लागू हुई थी, ठीक है ना, ताकि प्रेसिडेंट की कोई मोनोपोली चल ही ना सके, प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा हो जाए। तो उन्होंने संविधान में संशोधन करके ये प्रोविजन डलवा दिया कि एडवाइस जो है वो बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर द नेचर ऑफ द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द मिनिस्टर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में ये ऐसी कोई रिट लगा के नहीं पूछा जा सकता है कि साहब कौन से मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी और क्यों दी, उस पर कोई तरह की इंक्वायरी नहीं की जा सकती। ये सारी चीज़ें संविधान संशोधनों में डाल दी गई, ठीक है। दिस प्रोविजन एम्फेसाइजेज द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर। उनके बीच में क्या संवाद हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन हुआ है, इसको कहीं किसी कोर्ट में ना पूछा जा सकता है, ना क्वेश्चन किया जा सकता है कि साहब मंत्रियों ने ये सलाह क्यों दी, किसी के पास इसका अधिकार नहीं है क्यों पूछने का, ठीक है। 71 में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, कि अगर जैसे लोकसभा को पूरा भंग कर दिया गया है तब भी ऐसा लोकसभा के भंग होने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना काम बंद नहीं करेगी, जब तक कि नया चुनाव होके नई सरकार ना बन जाए तब तक उनको, क्योंकि काम तो चालू रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो है नहीं कि सब ताले लग जाएंगे अब अगले 3-4 महीने में चुनाव हो तो तब तक क्या सरकार रुकी रहेगी या कामकाज रुका रहेगा, नहीं वो नहीं रुकेगा, ठीक है। आर्टिकल 74 जो है वो मैंडेटरी है क्योंकि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ, मतलब यहाँ पर उसको इस तरीके से उसकी व्याख्या की गई 74 की, ठीक है ना, कि साहब
एड और एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, तो राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से या अपने विचार से कोई डिसीजन ले। उसको उसकी सलाह ही माननी है, उसका काम ही सलाह मानने के लिए बना है, ठीक है। देन 74 में भी कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सेटिस्फैक्शन इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ whose aid and whose advice president exercises his powers of। मतलब जहाँ जहाँ भी संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से, राष्ट्रपति की अनुमति से या उनकी सहमति से कोई काम होना है, तो वहाँ पर ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति की सहमति, वहाँ पर उसका हिडन मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद की सहमति उसमें होनी चाहिए। उसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। ये भी 1974 में कोर्ट ने कहा था, ठीक है। अब इनका जो अपॉइंटमेंट है वो हमने देख लिया कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे। फिर उन्हीं को, अच्छा इसका ये अनुशंसा से एक इसका मीनिंग ये भी निकलता है कि राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेगा जिनको प्रधानमंत्री कहेंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति की कोई मर्जी नहीं चलने वाली है, ठीक है। जो भी एक व्यक्ति अगर उसका मेंबर नहीं है लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप हासिल करनी पड़ेगी। और हाँ, जो भी मंत्री बना है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम। मंत्री बना है दैट मीन्स वो या तो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है। तो एज अ मेंबर, ठीक है, अगर आप मैं मंत्री हूँ और मैं लोकसभा की मेंबर हूँ, तो मेरा हक कहाँ बनता है? लोकसभा में बनता है। मैं लोकसभा में बैठ सकती हूँ, उसकी मीटिंग्स में, ठीक है, इन्वॉल्व हो सकती हूँ, वहाँ मैं वोट दे सकती हूँ, वहाँ पर मैं अपना वक्तव्य दे सकती हूँ। लेकिन जब अगर मैं मंत्री बन गई हूँ, तो मैं एक मंत्री होने के नाते अगर मेरे मंत्रालय से रिलेटेड कोई इश्यू राज्यसभा में उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो मैं वहाँ भी उसकी मीटिंग अटेंड करूँगी, ठीक है। मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे वहाँ बोलने का अधिकार है, लेकिन मुझे वहाँ वोट का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। जब फाइनल वोटिंग होगी किसी भी प्रस्ताव पे, तो मैं उस वहाँ पे वोट नहीं करूँगी। वोट मैं कहाँ करूँगी? जहाँ से मैं चुनी गई हूँ, ठीक है। ईजी टू अंडरस्टैंड है। देन ये आ जाता है, यहाँ से हमारे सवाल अक्सर बनते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो है, उसमें कौन सी 3 कैटेगरीज होती है मंत्रियों की, ठीक है। तो मंत्रियों की 3 कैटेगरीज होती है। पहले होते हैं कैबिनेट रैंक के मंत्री, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर जिनको हम कहते हैं उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है, कैबिनेट जो वर्ड है, ज़्यादातर अखबारों में हम कैबिनेट वर्ड ही देखते हैं, मंत्रिपरिषद शब्द कम देखते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, उनके जो मंत्री, अब वो इम्पॉर्टेंट कैसे बोलेंगे हम? जैसे गृह मंत्रालय बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, रक्षा मंत्रालय हमारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा, वित्त मंत्रालय, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये कुछ मंत्रालय हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वाले हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर मिनिस्ट्री 70-80 मंत्रालय हैं, उसमें से करीब 15-20-22 तक के मंत्रालय ऐसे होते हैं जो बहुत ही भारत की सुरक्षा, विकास, उन सब में बहुत ज़्यादा योगदान रखने वाले मंत्रालय। तो वो ऑब्वियसली वो मंत्रालय में प्रधानमंत्री अपने बहुत खास लोगों को देगा, ठीक है ना, हर किसी को नहीं मिलता है। आज गृह मंत्रालय अमित शाह अगर संभाल रहे हैं, तो वो बहुत ही प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, ठीक है ना। उनके साथ उनकी अच्छी एक बॉन्डिंग है कि हाँ, हम दोनों मिलके, हम किसी चीज़ों पे हमारे क्लैश नहीं होगा, हमारी सोच ऑलमोस्ट एक जैसी है, ठीक है। तो कैबिनेट रैंक जो है वो हमेशा बहुत ही विश्वास पात्र लोगों की, तो हम ये कह सकते हैं बहुत ही इनर कोर है मंत्रिपरिषद की, क्योंकि 80-90 अगर मंत्री होते हैं, ठीक है, तो उन सबको मीटिंग में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि मीटिंग तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-1 बार तो मीटिंग करते ही होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो ये कुछ 20-22 लोग होते हैं जो हर मीटिंग में इनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके पास बिल्कुल पूरा का पूरा मंत्रालयों का प्रभार इनके पास होता है। फिर जो दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जो रैंक है, राज्य मंत्री जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनका राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। राज्य मंत्री मतलब इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब कोई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कोई छोटी कोई मिनिस्ट्री अगर जैसे हो कपड़ा मंत्रालय या ज़्यादा उसका वर्कलोड नहीं है, या तो उसको स्वतंत्र प्रभार के रूप में देके मंत्री बनाया जाए, राज्य मंत्री, या फिर किसी बड़ी मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर उनको
कोई एक डिपार्टमेंट सौंप दिया जाए, ठीक है ना। सेक्रेटरी तो नहीं कहेंगे, जैसे हम अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो निर्मला सीतारमण आज हमारी वित्त मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन वो अकेले इतने सारे डिपार्टमेंट्स, तो वो क्या करेंगे, उनके अंडर में उनको असिस्ट करने के लिए कुछ मंत्रियों को नियुक्ति की गई। जैसे अनुराग ठाकुर शायद वित्त मंत्रालय में अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पे उनको असिस्ट करनी, तो उनको एक पूरा डिपार्टमेंट उनको दे देंगे, इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आप संभालिए, इससे रिलेटेड मुझे कुछ भी सवाल पूछना है तो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। और जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं ये सबसे लो रैंक के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि भाई किसी में काबिलियत है, तो पहले उपमंत्री से शुरुआत की जाती है कि भाई अभी यंग ब्लड है, ठीक है, तो इनको धीरे धीरे पहले वो उपमंत्री होते हैं, फिर उनको जब उनको काम का एक्सपीरियंस होता है तब आगे कभी कोई सरकार में उनको मंत्रालय भी मिल सकता है, ठीक है। मंत्रियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रियों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 के तहत मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक है। और उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ थी, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बात हम कर चुके हैं। एक चीज़ थी, हाँ देखो, कैबिनेट की मीटिंग में जो भी डिसीजन हुए हैं, ठीक है, सपोज हम यहाँ बैठ के कैबिनेट की कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उस मैटर में आप में से कोई एक व्यक्ति हो जो उससे उसका मतभेद हो, ठीक है, वो कहे नहीं मैं इसको नहीं मानता है, लेकिन जो भी कैबिनेट में डिसीजन हो गया वो उसका भी डिसीजन माना जाएगा, ठीक है ना। कि अगर फाइनली कैबिनेट में भी डिसीजन उसी से होता है ना, कंसेंसस से होता है, या फिर आपस में भी 10 लोगों में 7 लोग अगर एक चीज़ को हाँ बोल रहे हैं तो फिर 3 लोग बोलेंगे कि ठीक है चलो फिर ये फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अब वो जो फाइनल डिसीजन हो गया है तो फिर जो मिनिस्टर है उसको उस डिसीजन के प्रति खड़ा रहना पड़ेगा कि हाँ ये डिसीजन हमने लिया है। अब वो बाहर आके ये नहीं कह सकता नहीं मैं तो इसमें मेरा तो मतभेद था। अगर वो बाहर जाके उसको डिफेंड नहीं कर सकता है तो उसको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सीधी सी बात है। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी कैबिनेट के किसी डिसीजन से अपना वो नहीं रखते हो कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, सहमति नहीं रखते हो, तो फिर आपको उससे कैबिनेट से आपको जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए। इफ़ एनी मिनिस्टर डिसएग्रीज विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, ही मस्ट रिज़ाइन। ठीक है। फिर आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति थी। इंडिविजुअल में मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, विच मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। इवन अगर लोकसभा में कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव कुछ नहीं है तब भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति केवल और केवल प्रधानमंत्री के एडवाइस पर ही हटाएगा, और अगर कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या डिससेटिस्फैक्शन होता है मिनिस्टर के परफॉर्मेंस से, तो प्राइम मिनिस्टर उनको कह सकते हैं कि आप रिज़ाइन कीजिए, और अगर वो मना करें तो फिर वो राष्ट्रपति को कहेंगे कि इनको हटा दिया जाए। ठीक है। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया के अंदर मंत्रियों की कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है। तो मतलब इसका एक ये भी है कि क्योंकि लीगल इसमें तो अगर राष्ट्रपति के नाम पे कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो उस पर वापस मंत्री का साइन काउंटर साइन नहीं करवाया जाता है कि ऑर्डर तो किसके नाम से इशू होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है। एंड मोर ओवर द कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। किसने क्या एडवाइस दी उसके बारे में कोर्ट भी कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये वाला जो स्लाइड है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल यहाँ से ही बनने के चांसेस हैं कि कैबिनेट की क्या भूमिका होती है या कैबिनेट के क्या कार्य होते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। हमारे भारत में जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊंची लेवल की जो निर्णय लेने वाली जो संस्था का रूप में कैबिनेट काम करती है। ये चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी नीतियों का निर्धारण है वो कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट के लिए, उसको
एडवाइस देने के लिए। ये चीफ क्राइसिस मैनेजर है, इसलिए ये ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशंस में इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। ये जितने भी वित्त से और विधायन से संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं उनको डील करने का काम इसका है। ये हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक जो यूपीएससी, सीजेआई, इस तरीके के जो कैग, इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इनकी सहमति से ही किए जाते हैं। और इट डील्स विद द फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। विदेश नीति और विदेश के जो मामले हैं उसमें भी सारा कैबिनेट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एक और शब्द देखने को मिलता है किचन कैबिनेट, ठीक है ना। ये शब्द मतलब इसका कहीं उल्लेख नहीं, इवन कैबिनेट का तो उल्लेख आ चुका है संविधान में। कैबिनेट 42वें संशोधन में कैबिनेट का जो उल्लेख संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन ये किचन कैबिनेट सुनने को मिलता है। ये बेसिकली इंदिरा गांधी के दौर की बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके के हिसाब कुछ उसके जो खास 2-4 उसको जो व्यक्ति थे, उसके सलाहकार व्यक्ति जो हुआ करते थे, उनके लिए हिसाब ये कि किचन कैबिनेट में डिसीजन होता है, ठीक है ना। वो हर व्यक्ति का होता है कि उस हर व्यक्ति और 20-22 लोग भी साथ एक जैसे नहीं हो सकते, वो 2-4 ही होते हैं जो बिल्कुल कोर टीम के रूप में बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो उसको किचन कैबिनेट का दर्जा कहा जाता है। लेकिन ये जो है वो कहीं पे भी उसका कोई ऑफिशियल उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ कहा जाता है, ठीक है। नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर बट ऑल्सो आउटसाइडर्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कैबिनेट के मंत्री नहीं होते हैं, उसके जो विश्वास पात्र कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, उसकी पार्टी के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एन इनर कैबिनेट, ठीक है। तो इतना पोर्शन होता है हमारा